नमस्कार। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित YouTube चैनल सपाट बयानी में आज हम जुड़ रहे हैं एक खास मुद्दे को लेकर, जिसमें हमारे साथ हैं जानी मानी वरिष्ठ कथाकार रजनी गुप्त जी। आपके उपन्यास और कहानियों ने तरह तरह से हमें प्रेरित किया है, लेकिन विशेषकर आज तिराहे पर 3 उपन्यास को लेकर चर्चा में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में ये आम रास्ता नहीं, उपन्यास विमर्श को एक नया मोड़ देने वाला साबित हो सकता है। संभवतः उपन्यास जगत में स्त्री राजनीति को लेकर लिखा गया यह मेरी जानकारी में अकेला उपन्यास है। बहुत बहुत स्वागत है सपाट बयानी में मैम। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं सरिता निर्झरा जी। आप स्वभाव से कवयित्री हो या ना हो, लेकिन समाज सेवा के जितने भी अनिवार्य संदर्भ तलाशे जाएं, चूंकि इनमें है, इसलिए हमने पढ़ा है कि प्रेमचंद कलम का सिपाही में कि प्रेमचंद योजना शूर रहे थे, योजनाएं बनाते ही रहते थे। तो आप जानी जाती हैं एक कवयित्री के रूप में भी, और साथ ही मंथन फाउंडेशन की संस्थापिका के रूप में, और नवलेखन को विशेषकर प्रोत्साहन देने के लिए आपने कला मंथन जैसा मंच भी बनाया है। तो यह जो तरह तरह की योजनाओं को बनाकर समाज और साहित्य के जरिए कुछ करना, यही सबसे बड़ी पहचान हमारे लिए बन जाती है और इसी से इतिहास निर्मित होता है। हमारे साथ है हमारे साथी अभिन्न मित्र। बहुत ही गर्व होता है उन्हें अपने साथ पाकर। लाल बाबा कॉलेज हावड़ा में आप प्रिंसिपल हैं संजय कुमार जी। आपका काम अमरकांत पर रहा है, उनकी कथा साहित्य मध्यवर्ग पर। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि उपनिवेशवाद पर जब हम सामग्री तलाश रहे थे, तो उस समय पुस्तक एक इकलौती पुस्तक रही थी हमारे साथी प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार जी की। और इसके बाद कई लेख, कहानियां पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं, जिन्हें पढ़कर हम आज भी अपने आप में आनंदित भी होते हैं, गर्वित भी होते हैं, और लगता है कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे बीच है। हमारे साथ हैं श्री शिक्षायतन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अल्पना नायक जी। एक सेमिनार के दौरान आपसे मुलाकात हुई, और वह मुलाकात एक अनंत यात्रा के दौरान सपाट बयानी के द्वारा निर्मित ऐसे पड़ाव पर भी हमारे साथ है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे बीच है हमारी 2 छात्राएं। एक है शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव, जलपाईगुड़ी से हैं। इन्होंने एक लेख लिखा था कभी, करवा का व्रत को आधार बनाकर अनंत आतंक के साए में दाम्पत्य। उम्मीद है उस लेख के कुछ अंश को हम सुन पाएंगे आज। और बिल्कुल जिसे हम कहते हैं नई पीढ़ी का प्रारंभिक चरण, यानी कि द्वितीय वर्ष, ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष की छात्रा है मुस्कान कुमारी राम। तो आज हम कुल मैं अपने को लेकर 5 मानता हूं और चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, वह है पुरुष भी अच्छा हो सकता है। ममता कालिया जी कहानी लिख रही हैं, और कहानी लिखते समय उनके सामने जो स्थितियां आ रही हैं उसे बयां कर रही हैं। परसों इस वक्त मैं और सुजाता चौधरी अपने रचनात्मक उलझनों पर बात कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे एक कहानी में अटकी हुई हो, क्योंकि उसमें पुरुष पात्र अच्छा उभर रहा है, स्त्री पात्र कम।
समझ नहीं आ रहा कहानी को 180 डिग्री कैसे मोड़ दूं। सुजाता ने कहा, जैसी विकसित हो रही है होने दे, पुरुष पात्र अच्छा क्यों नहीं हो सकता। बात मुझे जम रही है। मुझे आज तक जीवन में कोई दुर्जन कभी ना मिला। एक सज्जन तो ऐसा मिला जिसने सिर आंखों पर बिठाया। पुरुष अच्छे क्यों नहीं हो सकते। सुजाता का यह सवाल मुझे बेचैन कर रहा है। कहानी तो पूरी कर लूंगी पर स्त्रीवादी मार लगाएंगे। यह है मूल पोस्ट और इस पोस्ट पर मैं समझता हूं 100 से भी 200 के लगभग कमेंट्स आए और उन सारे कमेंट्स का यदि अंडरटोन तलाशा जाए तो यही निकल कर आता है कि पुरुष भी अच्छे हो सकते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा सबसे पहले अपने कथाकार रजनी गुप्त जी से कि इस पोस्ट पर आप अपनी क्या राय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी इस आयोजन के लिए, और बहुत अच्छा आपने विषय चुना है मेरे मन के अनुकूल। और मैं भी लगातार इस विषय पर सोच रही थी। और एक जो ममता जी ने जो खुद लिखा है, मुझे कोई दुर्जन कभी ना मिला, एक सज्जन ने तो सिर आंखों दिखाया। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, पुरुष अच्छा क्यों नहीं। अब देखिए, यहाँ पितृसत्ता की बात हो रही है, पुरुष अच्छा क्यों नहीं। मैं यहाँ अपने सभी पाठकों, सभी छात्रों, प्राध्यापकों के सामने एक सवाल उठा रही हूँ कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जब पति के रूप में हम आते हैं, जब पति के रूप में चर्चा करते हैं, तब दूसरा चेहरा होता है जहां हम पिता और भाई और चाचा या जो अभिभावक के रूप में हमारे जीवन में पुरुष आते हैं, वो पुरुष बहुत ही कोमल, बहुत ही संरक्षक का भाव देने वाले, बहुत ही लड़की के लिए पिता और लड़की के लिए चाचा और लड़की के लिए भाई, बहुत ही अच्छी, सकारात्मक और ऊर्जा देने वाली छवि के रूप में हमारे हिंदुस्तानी मध्य वर्गीय परिवारों में, घरों में देखे जाते हैं। शायद ही कोई लड़की हो जो ये कहे कि मुझे पिता अच्छे नहीं मिले, या शायद ही कोई लड़की हो जो भाई की, पिता की। तो कहने का मतलब ये है कि जहां हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, जो बहुधा हमारे लेखन में और हमारे जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों के रूप में हम देखते हैं, देखा जाता है, तो जब हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था की निर्मितियों पर जाते हैं, जो निर्मितियों में स्त्री और पुरुष पति पत्नी की भूमिका में होते हैं, तब वहां पर एक का रोल वर्चस्व स्थापित करने का होता है। और मेरा सवाल यह है कि हिंदुस्तानी परिवारों में लोकतंत्र की हवा अभी तक नहीं आई। सौभाग्य की बात है या अपवाद है जहां पर ममता कालिया को रवि कथा जैसा कोई एक श्रेष्ठ, एक सज्जन व्यक्ति मिलता है, जो वो लिखती है कि एक सज्जन ने सिर आंखों बिठाए रखा। मैं आज ये बात पूरे दावे के साथ कह रही हूं कि मैं जितने लोगों को जानती हूं, कम से कम 500 से 1000 लोगों की मैं दावा कर सकती हूँ यहाँ पर आपके सामने, कि जिसमें से 10% बड़ी मुश्किल से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो पत्नी की निजता को और आजादी को तवज्जो देते हुए उन्हें सिर आंखों बिठाए रखें। समानता, स्वतंत्रता और निजता, जब ये तीन स्त्री के रूप, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में और किसी भी रूप में जब ये मिलता है स्त्री को, तो फिर एक समानता पूर्वक समरस समाज की स्थापना होती है, जो कि स्त्री जीवन का निहितार्थ है, जो हर एक जीवन की बुनियादी मांगे हैं। इसलिए पुरुष स्वभावतः, स्त्री या पुरुष कोई भी बुरा नहीं होता। पुरुष अच्छा क्यों नहीं हो सकता, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पुरुष की जो वैचारिक निर्मितियां हैं, जो परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था है, वो पितृसत्ता उसको घुट्टी में पिलाती है कि वो वैसा नहीं रह जाता जैसे मूल रूप से वो अच्छा इंसान है। परिवार में लोकतंत्र का आज अभाव है और इस लोकतंत्र की दिशा में यदि हम बढ़ें तो अनिवार्य रूप से हम अच्छे और बुरे के स्तर से ऊपर उठकर हम समानता और स्वतंत्रता के साथ सहज जीवन जी सकते हैं, स्त्री पुरुष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल यही हम कहना चाहते हैं। अब एक बात मेरे
यहाँ दिक्कत के लिए यह है कि रमेश उपाध्याय की एक पुस्तक है परिवार में जनतंत्र जी उसमें संभवतः एक लेख है उसमें कहा गया है जो लेखक जज है वे लिखते हैं यदि परिवार में जनतंत्र आ गया तो मानो चाइना मिट्टी का जो कप होता है उससे बने घर में एक सांड को खुला छोड़ दे यानी सब कुछ तहस तहस। तो यह एक विवाद का पक्ष बनता है। मैंने सिर्फ यहाँ संकेत किया, अगले चरण में हम उसे लेते हुए बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं सरिता निर्झरा जी की ओर कि आप उस पोस्ट पर अपनी राय दें। धन्यवाद अजय जी। और सबसे पहले रजनी दी प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय आपके साथ और आपकी बहुत सारी बातें इनफैक्ट सारी ही बातों से इत्तेफाक रखते हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि स्त्री तो अच्छी रही और फिर उसके उत्पीड़न की कहानियां बनती चली गई, सदियां हैं उसके पीछे, और एक समय अब ऐसा आ रहा है जहां पर पुरुष को कहना पड़ रहा है कि पुरुष भी अच्छा होता है। इसको कहते हुए हाँ, ये बिल्कुल सही है, पुरुष अच्छे होते हैं। तो स्त्रीवादी उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो यकीन जाने कि वो असल स्त्रीवादी नहीं है, क्योंकि जो असल स्त्रीवादी है वो पुरुष विरोधी नहीं है। ये सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि स्त्रीवादी होने का मतलब पुरुष विरोधी नहीं है। पुरुष का पुरुष होना ही काफी है, स्त्री का स्त्री होना ही काफी नहीं है। स्त्री को अच्छी स्त्री, आपने कहा कि पुरुष भी अच्छा हो सकता है, अच्छे पुरुष का क्या मानक है? कोई मानक नहीं है। लेकिन अगर स्त्री, एक अच्छी स्त्री के मानक अगर आप रखें तो मेरे ख्याल से हम सब अगर लिखने बैठे तो पूरी फहरिस्त तैयार हो जाएगी कि एक अच्छी स्त्री कैसी होनी चाहिए। क्या कहीं पर उन मानकों का जिक्र है कि एक अच्छा पुरुष कैसा होता है? पुरुष अपने आप में संपूर्ण है, मतलब आपके समाज ने, हमारे समाज ने पुरुष को बस पुरुष है, वो अपने आप में पूरा है, उसे अच्छा होना प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्योंकि वो पुरुष है और वो भरण पोषण करने के लायक है अपने परिवार का, तो वो अपने आप में पूरा हो गया, और उसके बाद जो कमियां हैं उसको भरने के लिए एक जिक्सॉ पजल की तरह पूरी फैमिली को उसके इर्द गिर्द फिट होना पड़ता है। पुरुष को कहीं भी कटाई छटाई करके फैमिली में फिट नहीं होना होता। तो जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं ना, तो पितृसत्ता सिर्फ औरतों को नुकसान नहीं दे रही है, पितृसत्ता पुरुषों को नुकसान कर रही है, बुजुर्गों का नुकसान कर रही है, बच्चों का नुकसान कर रही है, पूरे समाज का नुकसान कर रही है। लेकिन चूंकि उसमें पुरुष को थोड़ा सा वर्चस्व मिलता है और वो अपनी गलतियों को झाड़ के कारपेट के नीचे डाल सकता है, तो वो उसको लेकर के चलना चाहता है। उसे ये नहीं पता कि पुरुष भी उससे नुकसान हो रहा है। हम जहां से भी ले चले पितृसत्ता आ ही जाती है, और इस पितृसत्ता के स्वरूप को समझते समझते मैं समझता हूं कि बहुत कुछ घटित हो चुका है, और जो पाना चाहते थे उसे पाने के क्रम में हम बहुत कुछ खोने भी लग गए। फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथी प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार जी को। एक बात मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि पुरुष अच्छा होता है, स्त्री अच्छी होती है, इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है इस समय? जैसा कि सरिता निर्झरा जी ने बताया कि पुरुष का पुरुष होना और स्त्री का स्त्री होना ही काफी है। देखिए, एडवर्ड सईद एक बात से अपनी बात को कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें विद्रूप ढंग से और किसी गंभीर झमेले को खड़ा करना हो तो भाषा का भाषा से युद्ध का तुलना करवा दीजिए, संस्कृत एक संस्कृत तो दूसरे संस्कृत से तुलना करवा दीजिए, एक समाज का दूसरे समाज से तुलना करवा दीजिए, बड़े विद्रूप ढंग से एक नए तरह का झमेला खड़ा हो जाएगा। ठीक एकदम उसी तरह से पुरुष का स्त्री से तुलना करवा दीजिए। देखिए बड़ी बारीकी से एक बहुत विचित्र तरह का झमेला चला है। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि कुछ दिन पहले, करीब 2 महीना पहले, मन्नू भंडारी जी ने इस तरह की बात उठाई और लोगों ने फिर उसको वो क्या कहते हैं संघ ऐसे सब जोड़ जाड़ के देखने की कोशिश की थी। एक इसी तरह घटना थी। ये दूसरी घटना घट रही है। ये दोनों घटनाएं
हमारे इतने प्रतिष्ठित, सम्मानित और बहुत प्रिय रचनाकार उठा रहे हैं, मेरी तो बात समझ नहीं आती है। इन्होंने, निर्जरा जी ने कहा ना कि सबका, और रजनी जी आपने भी बात कही कि सबके अपने अपने अनुभव हैं कि हम किस तरह से, एक पुरुष एक स्त्री को किस तरह से पाता है, ये एक स्त्री एक पुरुष को किस तरह से पाता है, एक चीज। और दूसरी चीज, एक पुरुष की स्त्री को पाने की मानसिकता कैसी है, और एक स्त्री को पुरुष को पाने की मानसिकता कैसी है। पाना जरूरी नहीं है, मेरी मानसिकता कैसी है कि मैं अपनी पत्नी को किस निगाह से देखूं। रजनी जी आपने इस बात का उल्लेख भी किया, मानसिकता पर डिपेंड करता है। हम किसी की व्यक्तिगत मानसिकता को समूह पर आरोपित नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो कहीं भी बहुत बड़े गंडगोल या बहुत बड़े एक साजिश का निर्माण कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जब पढ़ें, हम उनकी चीजों को देखें, तो हमें भी यह सोचना जरूरी है कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। हम रैंडमली अगर चीजों को देखेंगे तो हम खुद भी एक न्यूज़पेपर जैसा हो जाएंगे कि आज तो बहुत महत्वपूर्ण है, कल रद्दी। हम क्या अपने आप को रद्दी बनाना चाहते हैं? जी धन्यवाद। ये पुरुष, अच्छा पुरुष, अच्छी स्त्री, इसको जो खोज रहे हैं, इसको खोज करके स्त्री और पुरुष के बीच के दूरी को बढ़ाएंगे। हमें दूरी को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि अगर इसको बारीकी से समझना है तो गोविंद मिश्र का एक उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर, उसे एक बार देख लेना चाहिए। जब हम दूरी बढ़ाने की बात करते हैं तो 5 आंगनों वाला घर जो 4 पीढ़ियों से चला आ रहा था, वो 5वीं पीढ़ी में टूट गया। हमें इस पर थोड़ा सा, अभी का जो समय मेरे हिसाब से लगता है ना, दोनों को अपने हिसाब से जीने दीजिए। देखेंगे अपने हिसाब से जब जिएंगे तो एक आपस का जो तालमेल है बेहतर होगा। मेरे ममता जी जैसी लेखिका जो है ना, जैसे कि लोगों ने उसमें लिखा भी कि आप ऐसा, आपसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह की चीज लिखेंगी। मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके ये इस बात को उठाया वहां पर कि ताकि ये बहस छिड़ सके कि क्या पुरुष भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उस पोस्ट से तो ऐसा लग रहा है। और सारा का सारा आप देखिए कि एक जो एक नेगेटिव एटीट्यूड, जो ये कि एक नकारात्मक जो हमारे विचार बन रहे हैं वो पुरुषों के प्रति बन रहे हैं कि पुरुष अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं, जबकि ममता काल ये खुद कहती है कि उनको कोई खराब पुरुष मिला ही नहीं जीवन में। तो यानी कि वो ये पूरा का पूरा, मुझे लग रहा है कि वो जो नारीवाद या नारीवादी आंदोलन जो भटक गया है, मैं भटका तो है, ये बात तो सही है कि जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ और जिस तरह से इसको दिशा मिलनी चाहिए थी, कहीं कहीं आंदोलन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से भटक गया, लेकिन उस भटकाव की ओर उनका पोस्ट हमको लेकर जा रहा है। ये मेरा मानना है। जब हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्त्री के दुख का कारण तो स्त्री ज्यादा है, तो आप क्या बोलिएगा? तब आपको बोलना पड़ता है कि अरे नहीं, वो तो पितृसत्ता के संस्कारों ने उसे ऐसा बना दिया कि वो पितृसत्ता के मूल्यों को ढोती है और अगली पीढ़ी पर उसको लाद देती है। तो हम इस तरह से बचाव तो अपना कर लेते हैं, मगर बुरे तो हम स्त्रियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये हम सबने महसूस किया, मैं खुद स्त्री हूँ और बाकी भी जो दो स्त्रियां हैं वो भी महसूस होंगे कि हमें घर में हमारे पिता से उतना विरोध नहीं मिला जितना कि हमारी माँ, और उससे भी ज्यादा समझ रहे हैं कि वो चीजें हम पर लादी स्त्रियों के द्वारा जाती हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि स्त्री विमर्श जो अपने मुद्दे से भटक रहा है, उस ओर वो ध्यान दिलाना चाहती है। मैं वो उग्र नारीवाद हम जिसको कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष विरोध का बहुत बड़ा रोल है। पुरुष के विरोध में एक आक्रामक विचार, एक आक्रामक एटीट्यूड रहा है, जिसके कारण एक पुरुष की बहुत ही गलत छवि बन गई है। जिसके यद्यपि अगर ये छवि बनी है, जैसा कि पहले के 2 वक्ताओं ने कहा, उसके कारण है, लेकिन ये बहुत एक तरफा सोच है। और मैं एक बात से अपनी बात खत्म करूंगी कि इसलिए क्या हो रहा है कि चूंकि पुरुष का विरोध करना, पैट्रियार्कल समाज का या पैट्रियार्की का विरोध करते करते हम उन मूल्यों से ज्यादा जो है वो पुरुष के विरोधी हो गए। तभी तो आपने कहा ना कि वो पुरुष जब पिता होता है तो इतना बुरा नहीं होता है, वो पुरुष जब भाई होता है तो इतना बुरा नहीं होता। यू आर द बेस्ट फादर, लिखते हैं हम लोग फादर्स डे पे। बट
हस्बैंड क्यों नहीं वैसा होता है? हस्बैंड से वो चीजें डिमांड करने लगता है या अपने प्रेमी से वो चीज डिमांड करने लगते हैं ना, जो चीज समझ में आ रही है। यानी कि वही व्यक्ति तो पिता भी है, वही भाई भी है और वही पति भी बन रहा है, लेकिन पति की भूमिका में ही हम उससे कुछ अतिरिक्त मांग करने लग जाते हैं, जो कि अगर अगर वो मांग है तो वो पिता से भी होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। तो यह जो हमारा सारा ये जो आंदोलन है, नारी मुक्ति आंदोलन, बहुत हद तक ये प्रतिक्रियात्मक हो गया है। यानी कैसे एक पुरुष पति और प्रेमी के रूप में दोष या गलतियों का पिटारा है, लेकिन भाई और पिता के रूप में वह प्यारा है। तो यह एक अंतर विरोध है, इसे हम आगे समझेंगे यथा अवसर। फिलहाल मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रियंका श्रीवास्तव को, क्या है और अपनी प्रतिक्रिया को संक्षिप्त में रखें। जी धन्यवाद। अच्छे पुरुष को लेकर जो बातें चल रही है, उसमें जो प्रमुख बात मुझे समझ में आ रही है, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, कि पुरुष की परिभाषा स्त्री के साथ उसके संबंध को लेकर बदल जाती है। अगर एक पति एक पत्नी के लिए उसकी परिभाषा को देखे तो एक अच्छा पति वो रहेगा जो कि मतलब घर के काम भी करे, बाहर से भी कमा कर लाए और स्त्री को आगे बढ़ने में भी सहयोग दे। लेकिन जरूरी नहीं कि एक माँ की नजर में वही पति, वो जो अच्छा पुरुष है पत्नी की नजर में, वही अच्छा पति माँ की नजर में एक अच्छा बेटा रहे, क्योंकि और समाज की नजर में वो एक फिर अच्छा पुरुष के रूप में खुद को कायम कर सके। क्योंकि जैसे कि मैंने यशपाल की कहानी करवा के व्रत को पढ़ा था, तो उसके संदर्भ को मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि जो कन्हैया लाल है वो अच्छा पुरुष बनता है समाज की नजर में शुरुआत में, क्योंकि हेमराज सीख दे रहा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब तक वो समाज की नजर में अच्छा पुरुष बनता है, तब तक वह अपनी पत्नी के नजर में एक बुरे पति के रूप में ही पेश आता है। और जब वो पत्नी के नजर में अच्छा पति बनता है, यानी पत्नी के अनुसार आचरण करता है, अभिनय करता है, तो उस समय वो समाज की नजर में कहीं ना कहीं जोरू के गुलाम के रूप में ही परिभाषित हो जाएगा। तो ममता कालिया जी ने जो एक कमेंट किया था, मैं उस पर एक बात बस रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जो सताए जाने पर भी नहीं सताए वो अच्छा पुरुष है। तो मुझे लगता है ये पुरुष की परिभाषा नहीं होकर ये कहीं ना कहीं पति की परिभाषा है, क्योंकि एक माँ कहीं कभी भी पसंद नहीं करेगी कि उसका बेटा सताए जाने पर भी नहीं सताए या फिर चुपचाप रह जाए। एक बहन पसंद नहीं करेगी कि उसका भाई सताए जाने पर भी चुप रह जाए, कुछ नहीं कहे। तो ये एक मतलब ये पुरुष की परिभाषा ना होकर पति की परिभाषा को दी गई कि एक पति ऐसा होना चाहिए कि जो सताए जाने पर भी नहीं सताए। और स्त्रीवाद में अगर हम देखें तो स्त्रीवाद का इतिहास तो ऐसा रहा ही नहीं है, जैसे अल्पना मैडम ने कहा, वैसा कोई इतिहास है ही नहीं स्त्रीवाद का। स्त्रीवाद को तो चलाया ही गया पुरुषों के द्वारा। राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर शुरू कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे लहर में हम देखें तो गांधी जी आंदोलन में स्त्रियों की सहभागिता को, यानी घर से बाहर भी वो निकले, और जो स्त्री रचनाकार रही, लेखिकाएं रही। लेकिन हाँ, जो ममता कालिया जी ने जो लिखा कि सताए जाने पर भी ना सताए, तो ये एक बड़ा प्रश्न बनता है कि स्त्री अगर सताए जाने पर भी चुप रह जाए तो उसके लिए वो निंदनीय है, लेकिन अगर पुरुष सताए जाने पर चुप रह जाए तो फिर उसे अगर वंदनीय कहा जाए, अच्छा माना जाए, तो ये एक विवादित मुद्दा बन जाता है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो लिखती है कि स्त्रीवादी मार लगाएंगे, तो यहाँ भी एक डर का माहौल इसीलिए खड़ा होता है कि ये पितृ सत्ता से भी अधिक बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि ये एक स्त्री सत्तात्मक रूढ़ सोच को पैदा कर रहा है, जहां अगर पितृसत्ता के विरोध में स्त्री लेखिकाएं भी लिख रही हैं और पुरुष भी लिख रहे हैं, लेकिन स्त्री सत्तात्मक जो रूढ़ सोच है उसके खिलाफ ममता कालिया जैसी एक वरिष्ठ लेखिका भी लिखने के आगे सोच रही है कि स्त्रीवादी मार लगाएंगे, तो पुरुष कहाँ से इस बारे में लिखेंगे। तो मेरी इतनी सी टिप्पणी है। बिल्कुल। दरअसल इस पोस्ट पर मैंने ही एक सवाल किया था कि अच्छा पुरुष आपकी नजर में कौन है, तो ममता कालिया ने जवाब दिया, जो सताए जाने पर ना सताए वही अच्छा पुरुष है। और इस पुरुष का अच्छी तरह से विश्लेषण, इसके व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रियंका श्रीवास्तव ने किया। यह पुरुष नहीं पति है। अब यहाँ एक बहुत ही अंतर्विरोधी परिवेश परिदृश्य निर्मित होता है कि जिसे हम स्त्री विमर्श कहते हैं। वहां अब पुरुषों की भी क्या कैटेगरी करनी होगी, पति, प्रेमी, भाई, पिता, दामाद। तो यदि इस पोस्ट को अब ध्यान में मैं लेता हूं व्यक्तिगत रूप से,
तो जो चरण बन रहे हैं मैं उस ओर इशारा कर रहा हूं। पहली बात यह कि रचनात्मक उलझन पर बात कर रही है। लिखते समय उन्हें उलझन महसूस हो रही है। उलझन क्या है कि एक पुरुष पात्र अच्छा हो रहा है और स्त्री पात्र कम अच्छा हो रही है। उलझन यह है कि पुरुष ज्यादा अच्छा हो रहा है स्त्री पात्र से। तीसरी बात है कि यदि अच्छा हो रहा है तो उसे 180 डिग्री कैसे मोड़ दो। मतलब अब तक क्या करती रही, अब तक स्त्री लेखन में क्या यह जबरदस्ती का 180 डिग्री घुमाने का प्रयास रहा, और वस्तु स्थिति जो पुरुषों के साथ है वह वस्तु स्थिति हाशिए पर है, नजरअंदाज है, या उसे विषय तक भी नहीं बनाया गया। यह जो एक रचनाकार की बेबसी जो दिखाई पड़ रही है कि क्या करें, यह पूरे स्त्री लेखन की बेबसी तो नहीं है, क्योंकि समाज में तो पीड़ित पुरुषों की संस्थाएं हैं, लेकिन साहित्य में पीड़ित पुरुषों को विषय बनाना संभव अभी तक कितना हुआ यह विचार की बात है। लेकिन सोशल मीडिया में जो पीड़ित पति है, पुरुष है, वह एक कॉमेडी है। और अंतिम बात आती है कि जीवन में दुर्जन कभी ना मिला। एक रचनाकार जो देखता है, भोगता है, वह लिखता है, तो लेखन के प्रति ईमानदारी समझी जाती है। आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक को पार करने के बाद इस उम्र में आकर यदि ममता कालिया कहती हैं कि पुरुष अच्छा बन रहा है स्त्री पात्र से, तो एक उलझन है। इसका मतलब कि जितने सज्जन पुरुष उनके जीवन में आए उनको विषय न बनाना, समाज के साथ, स्त्री विमर्श के साथ बहुत बड़ा उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी अन्याय किया। और यदि अन्याय नहीं किया उन्होंने तो ऐसा निबंधों में मंच पर प्रेरित करती कि हाँ इस तरह से लिखा जाए। या हम यह कह ले कि आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में पहुंचकर ममता कालिया को यह बोध हो रहा है कि स्त्री के साथ साथ पुरुष को भी अब शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि हाशिए का समाज यदि हम ढूंढे तो पुरुष स्वयं में एक हाशिए का समाज बन जाता है लेखन में, जबकि समाज में हम समझते हैं कि वह स्वतंत्र है, मन मर्जी जीवन जी सकता है वगैरह। ये एक अलग विवाद। इस पोस्ट के जरिए हम यह समझने की कोशिश करें कि हमारा स्त्री विमर्श अभी भी एक तरफा है या एक पक्षीय है या विकलांग माने। यदि ममता कालिया जैसी कथाकार इस तरह की टिप्पणी कर रही है, और रही बात नारीवाद की, तो नारीवाद को लेकर मृदुला गर्ग ने लिखा है देसी फेमिनिस्ट। उन्होंने उसमें लिखा है कि नारीवाद यह नहीं कि घर के कचरे को बाहर फेंक दे, बल्कि बाहर के कचरे को भी डस्टबिन में डाले। दूसरी तरफ प्रमिला केपी है जो स्त्री अस्मिता और पुरुष विनिर्माण लेख में कहती हैं कि हम सफर बहनों से इतना आग्रह है कि पुरुष विनिर्माण की ज्यादती छोड़ दे। तो विचार के स्तर पर जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं उन परिवर्तनों का प्रभाव रचनाओं में नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो इस पोस्ट के बाद, क्योंकि इसमें कई पाठकों ने कमेंट किए हैं कि आप ऐसा लिखें एक मार्गदर्शन मिलेगा, हम यह कह ले कि रचनात्मक स्तर पर पुरुष समाज अवहेलित रहा, जबकि अधिकार के स्तर पर, सुविधा, स्वतंत्रता, समानता के स्तर पर हम मानते हैं कि साहित्य समाज में और साहित्य में भी स्त्रियों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन साहित्य में पुरुष नदारद है। तो इस दिशा में मैं रजनी गुप्त जी से जानना चाहूंगा कि अब लेखन को किस रूप में, लेखन के भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं, कैसा पुरुष गढ़ा जाना चाहिए, किस तरह से? आज की जो पीढ़ी है, जो आज के अगर नए लेखकों को देखें तो काफी हद तक वो ग्रे कैरेक्टर्स के साथ में खेलते हैं, यानी कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। नए जो काफी सारे नए लेखक हैं वो ग्रे कैरेक्टर्स के साथ में खेल रहे हैं। वो सिचुएशन को बना रहे हैं गलत, कि इंसान ने अगर गलत किया वो उसकी साइकोलॉजी को लेकर के जा रहे हैं कि अगर उसके साथ ये हुआ तो बचपन में ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी स्थितियां हुई थी जिसकी वजह से ये हुआ, या सिचुएशनल रिएक्शन हुआ, वो हर एक के साथ नहीं हुआ, जो कि काफी रिलेटेबल है। अब बात आती है कि सबसे पहले जो एक मैं बात कहना चाहूंगी कि पितृसत्ता को पति सत्ता में मिक्स मत कीजिए।
पितृसत्ता पति सत्ता नहीं है। पितृसत्ता का मतलब है कहा गया कि वो इंसान पिता के तौर पे बहुत अच्छा है, भाई के तौर पे बहुत अच्छा है, मगर पति के तौर पे अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो उनकी बेटी है, अगर वो पति के तौर पे अच्छे नहीं है, तो क्या वो बेटी या बहन वो उस वक्त उनको जाकर के बोल रही है कि यहाँ पर आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, पापा आप पिताजी आपने मुझे ही आजादी दी थी, आप माँ को क्यों नहीं दे रहे हैं? पितृसत्ता जिसे हम नारीवाद कहते हैं, जो असल नारीवाद है, और नारीवाद को सिर्फ आप नारीवादी लेखिकाओं में मत ढूंढें, नारीवाद उसमें ढूंढे जो जमीनी तौर पे औरतें काम कर रही हैं, गांव में काम कर रही हैं, पंचायतों में काम कर रही हैं, शहरों में काम कर रही हैं और बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं, और वो सिर्फ माइंडसेट चेंज कर रही हैं। जहां वो ये कह रही है माओ से कि अपने बच्चों को वो सिखाइए कि जो एक मनुष्य के तौर पे जो एक इज्जत होती है वो एक हर औरत की करनी है, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तब भी करनी है, वो है नारीवाद। तो नारीवाद पुरुष विरोधी नहीं है, ये मैंने पहले सत्र में भी कहा था। तो यहाँ पर अगर किसी कोई पुत्री बहुत गर्व करती कि मेरे पिता सबसे अच्छे, माय फादर इज द बेस्टेस्ट, माय ब्रदर इज द बेस्टेस्ट, तो जब वो ब्रदर किसी का पति बन रहा है तो भी आपको कहना है कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया है तो अपनी पत्नी के साथ करोगे। तो अगर वो नारीवाद, वो सिर्फ नारीवादी तब है जब वो अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने भाई को, चारों से वो वही सम्मान की उम्मीद करती है और सबके लिए करती है, सिर्फ अपने लिए नहीं करती है। तो नारीवाद को गलत दिशा में ले जाने वालों से मेरी बड़ी गुजारिश है कि प्लीज बड़ी मुश्किल से हम लोग उसे संभाल के मेड़ बना करके उसको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे छोटे कपड़ों में, उसे देर रात आने में। हाँ, सुरक्षा का अधिकार हमें चाहिए। एक आदमी जो है, एक पुरुष जो है, वो देर रात काम करके आ सकता है, एक लड़की नहीं आ सकती। कितनी लड़कियां हैं जिसकी वजह से वो दूसरे शहरों में पढ़ने नहीं जा पाती, काम नहीं कर पाती, अपने सपने नहीं पूरे कर पाती, क्योंकि पिता को, भाई को, पति को डर होता है इतनी देर रात कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी। तो समाज में वो सुरक्षा हम सबको चाहिए। तो ये सुरक्षा का अधिकार नारीवाद का अधिकार नहीं है, मनुष्यता का अधिकार है, वो तो हमें चाहिए ना। तो इसको ये जो अधिकार है ना, इनको उन चीजों से, दूसरी बात उसे बोला ही इस तरह से, जब कहते हैं ना कि आपको सामने खड़ा किया जा रहा है कंपैरिजन में, और जो नारीवाद की ये जो चीजें हैं उसे हाईलाइट किया जा रहा है, जिससे कि जो असल नारीवाद है, जो वाकई जमीनी तौर पे काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया जाए। ना पितृसत्ता का अपोजिट मातृसत्ता नहीं है, और ना वो हम चाहते हैं। पितृसत्ता को काटने के लिए, अगर आज मैं मेरी बेटी अगर दुखी होती है, मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो क्या मेरा बेटा दुखी होगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? एक औरत के लिए तो बेटा बेटी दोनों बराबर है ना, उसका बेटा दुखी है तो भी दुखी है, बेटी दुखी है तो भी दुखी है। तो पितृसत्ता का अपोजिट मातृसत्ता कैसे हो सकता है? पितृसत्ता और मातृसत्ता दोनों को हटा के समानता लेकर आनी है। ये नारीवाद का जो जिस्ट है, जितनी लेखिकाएं हैं या जितने लेखक हैं, जितने सुनने वाले हैं, वो जिन्हें हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर पितृसत्ता पे और नारीवाद पे अगर कोई काम करता था, कमला भसीन जी हालिया बिल्कुल इस दुनिया को छोड़ के चली गई, आप उनके नारीवाद को समझे ना। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पितृसत्ता का अपोजिट मातृसत्ता में मातृसत्ता चाहिए, नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। तो कृपया करके पितृसत्ता को ला करके नारीवाद को कमजोर ना करें। स्त्रीवादी बिल्कुल हमारी अपनी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी जो पूर्वज औरतें रही हैं वो स्त्रीवादी रही हैं। अगर हमारी देवियां कहें तो वो स्त्रीवादी थी। हमारे वहां पर, हमारे मिथिला में, हमारे ये वो प्रदेश हैं जहां पर की औरतें बैठ करके वाद विवाद करती हैं, बोलने की पूरी आजादी होती है और उनके विचारों को सुना जाता है और इज्जत दी जाती है। हम वही चाहते हैं, तो लेखन को सिर्फ उसमें ना रखा जाए। अब एक कमेंट आया था आशुतोष एम का कि स्त्री से जो सहज अपेक्षाएं हैं वे पुरुष में मिल जाएं तो वह जितना है उससे भी अधिक अच्छा लगने लगता है। तो मैं सवाल रखना चाहूंगा रजनी गुप्त जी के पास कि पुरुष क्या क्या करे, पुरुष क्या क्या करे कि वह अच्छा बन सके। सबसे पहले तो ये बहुत दिलचस्प हो गया ये सवाल, एक मोड़ पे आके। तो हर स्त्री के अंदर एक पुरुष और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री
की अनिवार्य उपस्थिति होना चाहिए। यहाँ मेरा मतलब स्त्री के अंदर जो कोमलता, जो सौम्यता, जो सद्भावना या जो सहृदयता है, वो केवल स्त्री की बपौती नहीं है, उस पर पुरुष का भी उतना ही हक है। वो भी उतने सहृदय, उतने कोमल संवेदनाओं के धनी हैं और उनके पास भी उतनी ही खूबसूरत भावनाएं होती हैं। वो भी बहुत खूबसूरत कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक जी सोच मैडम, के धनी मैं होते हैं। यही तो रोकते हुए जी, ठहरते हुए एक जिज्ञासा रख रहा हूँ। तो पुरुष के ऐसे व्यक्तित्व को, गुणों को उभारते हुए कौन कौन सी या आपकी नजर में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसका नाम यदि कुछ बता दें तो हमें पढ़ने को ही मिल सकता है। मेरा एक उपन्यास था किशोरी का आसमां, दूसरा उपन्यास था मेरा जो किशोरी बिन्नू के नाम से रीप्रिंट हुआ है। तो उसका जो पुरुष पात्र है वो तमाम विसंगतियों के बावजूद भी पिता के रूप में, पति के रूप में और पुत्र के रूप में, कई रूपों में वो अपनी तरफ से जो उसकी भूमिका निर्धारित है उससे आगे बढ़ के अपने व्यक्तित्व का निर्वहन करता है। तो वो तो मुश्किल ये होती है कि जब हमें देना होता है तो हम देने के नाम पर हमारी सामाजिक जो संरचना है, जो सांचा ढांचा है, उसमें आपको लेना सिखाया गया है, देना नहीं सिखाया गया। आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि सहज ढंग से, सरल ढंग से पैदा होते ही आपको सब कुछ मिलता रहा है। तो एक पुरुष के रूप में जन्म लेने पर जिस तरह से गाजे बाजों के साथ एक व्यक्ति का, एक बच्चे का, एक पुरुष की निर्मिति का स्वागत होता है, तो वो उसकी एक आदत सी आदि हो जाता है कि वो स्वभावतः प्रकृति की एक श्रेष्ठ संरचना, एक श्रेष्ठ कृति है। सच ये नहीं है, सच ये है कि लड़का और लड़की दोनों ही को अगर व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाएं तो वो उसी तरह से एक श्रेष्ठ ईश्वर की संरचना, एक कृति है और हमेशा रहेगी। तो आपकी अपनी वैचारिकी की जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, जो संस्कार जिसे कह के कंधे पर लादा जाता है, दरअसल वो संस्कार नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक पूरी की पूरी जो पारिवारिक संरचना है, जो सांचा ढांचा है, उसको समूचे ढंग से तोड़ के नए ढंग से संरचना करके समभाव से, समरस भाव से, सजग मानसिकता के तहत, जैसे एक लाइन में मैं कहूं कि अगर आपके घर में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक? अगर आपके यहाँ लड़का है और आपको एक आपके यहाँ मेहमान आते हैं, तो आपकी माइंड सेट ऐसा है कि आप लड़के से नहीं कहेंगे बेटा जरा एक 2 गिलास पानी लाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो। यहीं से एक परिवार की लोकतंत्र की संरचना की शुरुआत होती है। क्यों हम लड़की से उम्मीद करते हैं कि वो 7 बजे के बाद घर लौट आए? क्यों नहीं हम जब लड़का बड़ा हो रहा था तो हम उससे कहते हैं कि बेटा तुम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। ये सारी बंदिशें लड़की होने के नाते उनका माइंडसेट ऐसा क्यों हम तैयार करते हैं कि वो असुरक्षित है। हम लड़कों को क्यों नहीं ट्रेंड करते कि बेटा तुम 7 बजे बाद किसी लड़की को विकृत नजर से देखोगे तो तुम्हारे घर में भी बहन है, माँ है और पत्नी है और प्रेमिका है। तो एक स्त्री के प्रति जो आपकी सोच अनुकूलित करने के संस्कार बचपन से क्यों नहीं दिए जाते? जिस दिन सजग, सचेत, सुशिक्षित स्त्री या लड़की जब माँ बनती है और अपने लड़के और लड़की को बिल्कुल समान धरातल पर देखती है, परखती है, बरतती है, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूंगी कि जो हमारे पर्व और त्योहार में पितृसत्ता को बड़ा करने का जो सांचा ढांचा, सपोज रक्षाबंधन है, आपने भाई को कह दिया लड़की की रक्षा करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। क्यों नहीं जब 2 बेटियां होती हैं तो कहा जाता है कि दोनों के भीतर प्रेम की संरचना, प्यार की संरचना इस तरह से हो कि एक बड़ी बहन छोटी बहन को वैसे ही संरक्षण दे जैसे एक भाई एक बहन को देता है। हमारे जितने भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की परिकल्पनाएं हैं वो एक पक्षीय हैं। वो सारा सांचा ढांचा अनुकूलित ढंग से, जैसा कि सिमोन द बोबुआर ने कहा था, स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। तो ये बना देने की जो रूढ़ियां हैं, बना देने की जो परंपराएं हैं, जो हमारी अनुकूलित मानसिक स्थिति है, जो वैचारिकी है, उसको आमूल चूल ढंग से परिवर्तित करने की जरूरत है, खास तौर पे आज के समय में। यहाँ मैं आप दोनों के सामने एक सवाल रख रहा हूँ। जी, महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़िया में एक निबंध है घर और बाहर, उसमें जी, उन्होंने लिखा है कि एक स्त्री बाहर निकलना चाहती है और पुरुष सोच या पुरुष रोक कर रखे हुए मानते हैं। उनका यह कथन है कि पुरुष सबसे बड़ा उलझनमय यंत्र है, पहले उसे समझना होगा। क्या तब से लेकर आज तक के लेखन में पुरुषों को समझने की कोशिश की गई है
जिस तरह से महादेव वर्मा ने वहां कहा कि इसे समझे जाने की जरूरत है, सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा। दूसरी बात कि प्रमिला केपी ने कहा कि हम सफर बहनों से आग्रह है कि पुरुष विनिर्माण की ज्यादती छोड़ दे। ये स्थिति आ रही है कि एक जो जिसके कारण ममता कालिया को यह कहना पड़ा कि नारीवादी मारेंगे, तो वहां जो वो प्रहार कर रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं बतौर लेखिका, कथाकार, कवयित्री, आपने ऐसा पाया लेखन में कि स्त्री के व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक धरातल पर जिसे हम सहज ही बुरा कह देते हैं, उसे समझने की कोशिश लेखन में किया गया हो? यदि ऐसा है तो कुछ उदाहरण रखे, 2-4 नाम हमारे सामने आ जाए। ये सेशन भी अब समाप्त होने वाला है। ये सेशन भी समाप्त। एक तो ममता कालिया का ही उपन्यास है, एक पत्नी के नोट्स, एक ममता कालिया का ही उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। दूसरा एक विजन है, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर दाम्पत्य जीवन पर बहुत अच्छे से कलम चलाई है। तिराहे पर तीर मेरा नवीनतम उपन्यास है, जिसमें मैंने स्त्री चेतना की कई परतों को बहुत ही बेधड़क तरीके से और बहुत ही बोल्डली और पूरे साहस के साथ खोल के रखा है कि यस, ये हमारी 3 स्त्रियां हैं और ये 3 जनरेशन है, और यहाँ पर हमें इस तरह की निर्मितियां चाहिए। बदलाव की मुहिम जब तक हम लेखन में बदलाव की मुहिम नहीं छेड़ेंगे, जब तक स्त्री आत्म स्वीकृतियां नहीं दर्ज कराएगी कि ये हमें यहाँ पर बदलाव लाना है, हमारी सोच में ये चीजें इस तरह से करनी है, और वो ये जो डर, ये असुरक्षा, ये जो पूरा आंदोलन है, जिस तरह का ये हम डरे हुए सहमे हुए बाहर निकलते हैं, इसको पूरे सांचे ढांचे को तोड़ फोड़ करके हमने तिराहे पर तीर में दिखाया है। सरिता ने पढ़ा है ये उपन्यास, आप पढ़िएगा तो उसमें दिखाया है कि किस तरह से आत्म स्वीकृतियां, जब तक एक चैप्टर आता है, और तीनों की तीनों समाज के परिवर्तन की दिशा में अंततः गांव में जाती हैं और अपने तरीके से पूरी समाज व्यवस्था को आमूलचूल ढंग से बदलने की मुहिम में जुट जाती हैं। तो केवल शाब्दिक नहीं, महाश्वेता देवी को देखिए, उन्होंने मैं यहाँ एक उदाहरण रखना चाहूंगा कि कठगुलाब में भी सारी की सारी महिलाएं गांव चली जाती है, गोधड़। यह उपन्यास कठगुलाब 19 नहीं, वो बैचार की दूसरी है, ये बैचार की दूसरी है। कठगुलाब मैंने पढ़ा है, वो दार्शनिकता से भरा हुआ और एक विदेशी भारतीय जमीन और खासतौर पर आज के संदर्भों की जो नई पीढ़ी है, जो मेरी पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, इन तीनों पीढ़ियों की जब तक हम लड़कियों को, स्त्रियों को नहीं समेटेंगे, तब तक हमारी आज की आवाज उपन्यास में नहीं आएगी। कठगुलाब में बहुत पुरानी चेतना और पुरानी दार्शनिकताएं हैं जो आज के दौर में उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, क्योंकि उपन्यास मैंने भी पढ़ा है। तो ये समय बदलाव का है, और इस जो ट्रांजिशन फेज है, इस ट्रांजिशन फेज में हमें बहुत सावधानी से, बहुत एहतियात बरतते हुए दोनों को ही अपनी सोच में एक स्पेस, जिसे कहते हैं ना, स्पेस देना और स्पेस लेना, ये एक आज की कल्चर का अभिन्न हिस्सा है। हमें स्वीकार्यता बढ़ानी पड़ेगी। जी, अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया 2-1 मिनट में चाहूंगा सरिता जी से कि अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे आयोजन पर कैसा लगा और किस तरह से आगे देख रही हैं और लेखन की दिशा को देख रही हैं, इस पर 2 शब्द रखें, क्योंकि यह सेशन भी समाप्त होने वाला है। जी अजय जी, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि लेखन में मुझे लगता है कि स्त्री जो चैतन्यता है उसके बारे में बात हो रही और होती रहेगी, क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग इससे पहले अब तक वो एक समय था जब स्त्री बोलती नहीं थी, लिखती नहीं थी, हालांकि अभी भी उसके बोलने और लिखने पर सवाल उठते हैं। अभी भी लोगों को दिक्कत है कि अगर बोलती हैं तो उस तरह से क्यों बोलती हैं, और बोलती हैं तो सवाल ही क्यों उठाती हैं। तो वो सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक नया लेखन एक जो चल रहा है और आगे आएगा, वहां पे कहीं ना कहीं मनुष्य और उसकी जो सोच है, जो उसकी साइकोलॉजी है ना, उसके ऊपर काफी चिंतन होने की मुझे उम्मीद है। मुझे ऐसा बहुत सारे नए लेखक हैं जिनसे लगता है कि वो सिर्फ और एक स्त्री और पुरुष के तौर पे नहीं देखेंगे, वो एक इंसान के तौर पे देखेंगे और उसकी जिंदगी, उसकी सिचुएशंस को देखेंगे कि आखिर क्यों हुआ। ऐसी कहानियां बीनी जाएंगी जो कि मुझे लगता है ज्यादा रिलेटेबल होंगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि अगर हर स्त्री ये कहती है कि मेरे घर का पुरुष बहुत अच्छा है, तो अगर हमारे घर का पुरुष बहुत अच्छा है तो बाहर सड़क पे चलती हुई स्त्री को असुरक्षा की भावना किस पुरुष से है? तो इस बारे पे बात होगी। तो यहाँ पर फिर ये बातें मनुष्यता के तौर पे होंगी कि वो क्या साइकी है, किस वजह से चीजें होती हैं,
और वो मेरे ख्याल से मोर मेच्योर रीडिंग और मोर मेच्योर राइटिंग होगी कि यहाँ पर बात सिर्फ एक स्त्री, क्योंकि अच्छे स्त्री भी बहुत बहुत अच्छे पुरुष भी हैं जिन्हें हम वो नहीं जो जो सहे खाली, ऐसे नहीं, वाकई अच्छे जो स्त्री को बराबरी में लेके चलने वाले हैं, और ऐसी स्त्रियां भी हैं जो स्त्रियों का जीना दूभर किए हुए रहती जी। हैं। तो यहाँ पर मनुष्यता की बात हो और वहां पे उसी साइकी के बारे में हम लिखें, और वो लेखन आएगा। मुझे आगे की जो आने वाली जो पीढ़ी है उससे उस लेखन की पूरी उम्मीद है। मैं ये कहना चाह रही थी कि चाहे लेखन में हो या वैचारिकी में हो, यह जो संघर्ष है, फिलहाल तो संघर्ष है, तो मान रहे हैं कि नारीवाद ये आंदोलन चल रहा है आज भी, यह संघर्ष जो है वो पैट्रियार्की की प्रतिक्रिया में ना हो, नहीं तो हम कहीं न कहीं से उसी को स्थापित करेंगे, तो फिर क्या हो, कैसा संघर्ष हो। देखिए अभी ये बात हुई कि यह जो हमें समाज में जो लैंगिक विभाजन दिख रहा है, यह इससे आक्रांत स्त्रियां नहीं है, इससे आक्रांत पुरुष भी है, और ये बताने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें भी हो गई हैं। तो यह लेखन कुछ ऐसा हो कि जिसका उद्देश्य तोड़ना नहीं हो,